दोस्तों स्वागत है आपका संकल्प स्पीसीज में। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 6 तक कवर करवा दिए हैं। 7 की शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की। ये 7वां चैप्टर है। जल्दी चैप्टर कवर करवा देते हैं। 7वां चैप्टर है कि अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध की त्याग किया। एक बहुत बड़ा राज्य एक साम्राज्य, इसके बारे में टॉपिक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि रुपयों और पैसों पर जिस शेरों के चित्र देखते हैं उसका इतिहास बहुत लंबा रहा है। पत्थरों को काट कर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ के एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया, इसके बारे में अध्याय 6 में पढ़े हुए हैं। इतिहास का महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर उनके जैसे कई स्तंभ पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए हैं। इसके पहले हम यह जानते हैं कि अभिलेख क्या है। थोड़ा सा साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं, साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले स्थापना की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम के एक किताब से मिलते हैं। साम्राज्य के बारे में देखते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे और इन्हें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे नगर बनाए प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम तथा मध्य एशिया के लिए जाने के लिए मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था और शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार भी रहते थे उस समय नगरों में। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान, पशुपालक के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगल में से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे, यहाँ तक कि वह अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। थोड़ा सा आगे देखते हैं वंश क्या है। वंश के बारे में देखते हैं। जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते तो उसे वंश कहा जाता है। जैसे मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर अभिलेख, अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है और महत्वपूर्ण ब्लैक कलर में महत्वपूर्ण नगर होगा और रेड कलर में अभिलेख होगा। तो जैसे देखिए सांची का अभिलेख रूपनाथ, परुना, सोपारा, समृति, लोरिया, रामपुरवा, पाटलिपुत्रा नगर था। सारनाथ का अभिलेख कौशाम्बी, गुर्जर, रूपनाथ, कालसी, मेरठ, टोपड़ा, बहापुर जो दिल्ली में है। ये सब वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग। आप देखिए राज और साम्राज्य में कैसे भिन्न है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाएं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राट को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि राज्य छोटा है साम्राज्य से और साम्राज्य बड़ा है, तो साम्राज्य के राजाओं को संसाधन ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा बड़ी सेना चाहिए उसकी रक्षा के लिए। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती होगी। साम्राज्य का प्रशासन के बारे में देखते हैं कि चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्रा और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ था कि इस इलाके में के गाँवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था, जो राजा के आदेश पर का उल्लंघन करते थे अधिकारियों ने सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। जो राजा के जासूस थे अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र थे या प्रांत थे। इन पर
तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्रा से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल जो गवर्नर बना कर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। परदेशी का केंद्र के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासन सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि यह संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या है? जहाँ पर कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं वही नजराना या अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राप्त है। ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकोटर के राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण किया। यह विवरण का अंश तेरा सम्राट जो मेगास्थनीज के इंडिका बुक है अपने बुक में सारा कुछ विवरण किया था। यह विवरण का कुछ अंश है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था और उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते थे। उनमें से पैरों पर प्रशिक्षित तोते तथा एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। और राजा सामान्य हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्रा के बारे में देखते जो आधुनिक पटना है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर था। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बनी है। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है और यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। अंत में जंगल वाले इलाका आते हुए रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारी हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर देंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट। देखते हैं अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। थोड़ा सा कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख को बारे में देखते हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझ पर अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। हमें ब्राह्मण और श्रम भी मारे जाते हैं। उसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते तथा दास और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं वे भी युद्ध में मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पछतावा हो रहा है कि अब मैं धर्म पालन करने एवं दूसरे को उसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों को दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है और मैं इस अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते युद्ध न करें और इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए।
तो कलिंग की लड़ाई से अशोक का विचार में परिवर्तन हुआ। उसने धर्म की नीति अपनाई। अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में देखते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है और अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देकर उन्हें युद्ध में वितृष्णा हो गई और उन्हें निर्णय लिया कि भविष्य में वह कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों के अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें और वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाते थे। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। उनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच झगड़े होते थे और अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं को निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महात्म्य के नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की और जो जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश में कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों का खुतबा दिए और अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्हें सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके लिए अतिरिक्त उन्हें मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा का भी व्यवस्था की गई। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, ये सब है। अपनी प्रजा के लिए अशोक ने किसकी संदेश को दिया, इसे वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद उस समय लिपि था, आरंभिक ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि था, बांग्ला लिपि था, मलयालम और तमिल लिपि में लिखा जाता था। उसके बाद ये देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य से थोड़े पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार निर्माण शुरू किया था। ये चीन की दीवार है। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों की रक्षा करना था। लगभग 2000 वर्ष तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमा बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 वर्ग किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह पर सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोग को काम करना पड़ा था। लगभग हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए हुए। पड़ोसी देश के प्रति अशोक का रवैया चीन सम्राट के रवैये से भिन्न था। इसके बाद यह था दोस्तों चैप्टर नंबर 7। इसके बाद अगला चैप्टर बहुत जल्दी लेकर आएंगे। आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।